आयुष की पत्नी तृप्ति एक बहुत ही आलसी किस्म की महिला थी, जिसे घर का काम करने, खाना बनाने, हर चीज में बहुत आलस आता था। ऐसे एक दिन आयुष ऑफिस से थका हारा घर आता है। तभी वो देखता है कि तृप्ति आराम से बैठकर अपनी नेल्स पर नेल पेंट लगा रही है। ये देखकर आयुष बोलता है, तृप्ति, मैं ऑफिस से थका हारा आया हूँ, कम से कम एक गिलास पानी तो दे दो। मैं नेल पेंट लगा रही हूँ, प्लीज खुद ले लो। थका हारा आयुष अब रसोई में खुद ही जाकर फ्रिज से पानी निकाल कर पीता है और बोलता है, तृप्ति, आज खाने में क्या बनाया है? बहुत जोरों की भूख लगी है मुझे। मैंने आज खाना नहीं बनाया है और ना ही आज खाना बनाऊंगी। क्यों? तुमने क्या मिडनाइट फास्ट रखा हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा खाना बनाने का मन नहीं है, तो इसीलिए मैं खाना नहीं बनाऊंगी और ना ही भूख लगी है। अगर तुम्हें खाना खाना है तो तुम ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर लो और खा लो। तुम पागल हो क्या? ये बात तुम मुझे पहले बता देती, मैं बाहर से आते हुए कुछ लेकर आ जाता। तो क्या हो गया? अरे कौन से सारे ढाबे या फिर ऑनलाइन स्टोर ऑफ हो गए होंगे? जो खाना है मंगवा लो, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं कुछ नहीं बनाऊंगी आज। इतना कहकर तृप्ति फूंक मारकर अपने हाथ पर लगे नेल पेंट को सुखाने में लग जाती है और बेचारा आयुष ऑनलाइन कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता है। कुछ देर में आयुष का खाना आ जाता है, जिसके बाद आयुष प्लेट में खाना डालकर जैसे ही खाने लगता है कि तभी तृप्ति बोलती है, वैसे खाना दिखने में तो बड़ा लजीज लग रहा है, थोड़ा सा मैं भी खा लूं क्या? हाँ, खा लो, मुझे पता है तुम्हें भी भूख लगी होगी। तुम्हें तो खाना बनाने में आलस आता है, मुझे पता था, इसीलिए मैंने कुछ ज्यादा ही मंगवाया खाना, ताकि तुम भी खा सको। तुम कितने स्वीट हो, सब कुछ मेरे बिना कहे ही समझ जाते हो। इतना कहकर तृप्ति आराम से आयुष के पास बैठकर खाना खाती है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। दिन गुजरते हैं। हर दिन तृप्ति कोई न कोई बहाना बनाकर खाना बनाने के काम से बच जाती और हर रोज वो आयुष को खाना नहीं बनाऊंगी ये बात कहकर टाल देती। आयुष तृप्ति के समय पर खाना ना बनाने की आदत से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और एक दिन वो गुस्से में तृप्ति को बोलता है, यार एक बात बताओ, तुम्हें रसोई में जाने में डर लगता है क्या? जो तुम रोज कोई ना कोई बहाना बना देती हो और खाना नहीं बनाती हो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे कुकिंग करना ना बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है। पहले आटा लगाओ, फिर उसकी लोई बनाओ, गैस जलाओ, तवा रखो, रोटी सेको, सब्जी काटो, धो, ये सब करना मेरे को बड़ा ही बोरिंग लगता है। कितना सारा झमेला होता है खाना बनाने में। तुम जानती हो तुम्हारे इस खाना ना बनाने के कारण कितना पैसा लगता है? अरे जितना मैं कमाता हूँ ना, उससे ज्यादा ना तो मैं ये खाना ऑर्डर करने में दे देता हूँ। अरे बचत नहीं हो पाती है यार। तो क्या हो गया डार्लिंग, पैसे कमाए ही उड़ाने के लिए जाते हैं, फिर उसे खाने पर उड़ाओ या आराम में उड़ाओ, क्या ही फर्क पड़ता है। और वैसे भी एक पत्नी होने के नाते मैं बस तुम्हें खाना ही तो नहीं दे रही हूँ, बाकी सारे सुख तो दे रही हूँ ना। तो खाने का काम तुम थोड़ा मैनेज कर लिया करो, क्योंकि आज हो या कल मैं खाना नहीं बनाऊंगी। इतना बोलकर तृप्ति वहाँ से चली जाती है। आयुष तृप्ति की अकल को ठिकाने लगाने के लिए अपने दिमाग में एक प्लान बनाता है, जिसके चलते एक दिन शाम को ऑफिस से आते हुए आयुष अपने साथ एक सोना नाम की बहुत ही सेक्सी सी दिखने वाली नौकरानी को लेकर आता है। सोना को देखकर तृप्ति बोलती है, ये कौन है और ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? इसके कपड़े और स्टाइल देखकर तो ये तुम्हारी दोस्त तो नहीं लगती है। कौन है ये? इसका नाम सोना है। आज से हमारे घर का खाना ये बनाएगी, सुबह से लेके रात तक का सारा खाना ये बनाएगी, क्योंकि तुम तो खाना बनाओगी नहीं और भूखा मुझसे रहा नहीं जाता और बाहर का मैं अफोर्ड कर नहीं सकता, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ ताकि मुझे समय पे खाना मिल जाए। ओह वाओ, ग्रेट। तुम्हें ही क्यों, सिर्फ मुझे भी तो खाना मिलेगा ना टाइम पर। तुम सच में आयुष बहुत अच्छे हो। अरे साहब जी, आपकी मैडम का ऊपर का माला खाली है क्या? कैसी अजीब अजीब बातें करती है। कुछ दिन यहाँ पे काम करोगी ना तो सब समझ में आ जाएगा तुम्हें। एक काम करो, किचन में जाओ और कुछ बना के ले आओ यार, भूख लगी है। आयुष की बात सुनकर सोना किचन में जाती है, जहाँ वो खाना बनाने के लिए जैसे ही फ्रिज खोलती है तो उसे कोई भी सब्जी नहीं मिलती। वो डब्बे खोलती है तो राशन भी नहीं मिलता। ये देखकर सोना आयुष से बोलती है, साहब जी, मैं आपके घर पे खाना कैसे बनाएगी? आपके घर पे खाना बनाने का सामान भी नहीं है, ना आपके घर पे मसाला है, ना चीनी है, ना सब्जी है, कुछ भी नहीं है। आप लोग खाते पीते क्या हो? हवा पे जी रहे हो क्या? बस तुम्हें क्या बताऊं मैं। हाँ, एक काम करो, जो सामान जरूरी हो ना उसकी लिस्ट बना के मुझे दे दो, मैं ना भी लेके आ जाता हूँ या फिर ऑनलाइन मंगवा लेता हूँ। 1 घंटे के अंदर सामान आ जाएगा, फिर बना लेना कुछ भी। आयुष के कहने पर सोना उसे सामान की एक लंबी लिस्ट बनाकर दे देती है, जिसके बाद आयुष ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर से सोना को सारा राशन मंगवा कर दे देता है। उसके बाद सोना बढ़िया से राजमा चावल बनाकर आयुष और तृप्ति को खिलाती है।
सोना के आ जाने से अब आयुष को समय पर खाना मिलने लगा था, तो वहीं तृप्ति भी अपनी पुरानी आदतों में मग्न रहती, क्योंकि घर में अब किचन सोना संभाल रही थी। इसलिए तृप्ति ज्यादातर अपने कमरे में ही फोन चलाती रहती। इसी बीच आयुष और सोना काफी बातें किया करते। ऐसे एक दिन सोना आयुष से बोलती है, साहब जी, मैं तो आपके बारे में सोच सोच के बहुत ही बुरा लग रहा है कि मैम साहब आपके लिए खाना ही नहीं बनाती है। हर औरत का ना फर्ज होता है कि अपने मर्द को ना खाना बना के खिलाए। आखिर मर्द के दिल का रास्ता पेट से ही तो होके जाता है। जब मैं आपके घर पहले पहले दिन आई थी ना, तो आपकी रसोई का हाल देखकर हाय मुझे सदमा ही लग गया था। क्या बताऊं तुम्हें अपनी आप बीती। मेरी जो पत्नी है ना, वो तो महान है। खाना ना बनाने के लिए एक से बढ़कर एक बहाने दे देती है। इतना बहाना कोई स्कूल में बच्चा नहीं देता होगा अपनी मैडम को छुट्टी के लिए, जितना वो देती है। उसके खाना ना बनाने के बहाने सुन सुनकर 2 साल बीत गए हैं, और ये 2 साल कैसे बीते ये बस मैं ही जानता हूँ। वो तो भगवान का शुक्र है कि तुम समय पे मिल गई और खाना बना के दे रही हो हमको। ऐसे ही सोना आयुष काफी देर तक बातें करते रहते। दिन गुजरते चले जाते हैं और सोना आयुष की अच्छी दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद सोना को आयुष एक नौकरानी ना समझकर एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करने लगता है। ऐसे एक दिन आयुष हाथों में एक तोहफा लिए आता है, जिसे देखकर तृप्ति उछलते हुए बोलती है, तुम मेरे लिए लाए हो ना जानू? नहीं, ये तोहफा तुम्हारे लिए नहीं लाया हूँ मैं। तो फिर किसके लिए लेकर आए हो? ये तो मैं सोना को देने के लिए लाया हूँ। सोना के लिए? तुम पागल हो गए हो क्या? घर के नौकरों को तोहफा कौन देता है? नौकर नहीं है वो इस घर की, वो अन्नपूर्णा है। तुमने उसकी इज्जत करना सीख लो। जो चीज ना तुमने 2 सालों में नहीं की, वो 2 महीने में कर चुकी है। इसलिए ना उसको तोहफा देना बनता है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम मेरी तुलना एक नौकरानी से कर रहे हो। हाँ, कर रहा हूँ। और वैसे भी तुम इस घर में हो या नहीं हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम कौन सा मुझे खाना बना के खिलाती हो? तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, भूल रहे हो क्या? उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए तुम मुझे इतनी बड़ी बात बोल रहे हो? ये क्या बोले जा रही हो तुम? को शर्म नहीं आती क्या? उसको 2 कौड़ी की लड़की कह रही हो, जो सुबह उठकर तुम्हें खाना बना के खिलाती है, तुम्हारे पति को खिलाती है, पति को टिफिन देती है, रात का खाना बनाती है। जो काम तुम्हें करना चाहिए ना पत्नी होने के नाते, वो सब काम वो करती है। तुम्हारा पति थका हारा काम से आता है तो उसको खाना मिलता है, वो भी उसकी पसंद का। 2 साल से ना तुमको देख रहा हूँ, हमेशा तुम्हारी जुबान पर बस एक ही बात होती है कि आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी। इसलिए ना तुमसे ना मैं परेशान हो चुका हूँ। तुमसे अच्छी ना मुझे वो लगती है। हालांकि वो मेरी छोटी बहन जैसी है और इसीलिए मैं उसको मानता हूँ, क्योंकि ना वो मेरी छोटी बहन जैसी ही है। लेकिन तुम ये बात समझ नहीं पाओगी, क्योंकि ना तुम्हें अपने अलावा कुछ दिखता ही कहाँ है। आयुष की बातें सुनकर तृप्ति का सर शर्म से झुक जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद आयुष से वो माफी मांगती है। साथ ही आयुष का लाया हुआ तोहफा भी वो अपने हाथों से खुद ही सोना को देती है और उसका दिल से शुक्रिया अदा करती है। अगले दिन से तृप्ति सोना से खाना बनाने की ट्रेनिंग लेती है और कुछ ही दिनों में तृप्ति खाना बनाने में एकदम परफेक्ट हो जाती है। आज तृप्ति खाना नहीं बनाऊंगा वाक्य छोड़कर आयुष के लिए हर दिन बढ़िया बढ़िया खाना बनाने लगती है। शांति का पति रमेश मजदूरी करता था और उसकी एक बेटी रेनू और बेटा उमेश सभी साथ में रहते थे। रेनू की उम्र दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही थी और रेनू की शादी के लिए लड़के वाले देखने आते थे, पर बाद में मना कर देते थे। दूसरी तरफ शांति का बेटा उमेश, जिसको शांति ने लाड पर चढ़ा रखा था, जिसकी वजह से उमेश कामचोर निकल गया था। हे भगवान, पता नहीं कब मेरी बेटी रेनू की शादी होगी। बेचारी की उम्र भी इतनी हो गई है, पर अभी तक घर में कोई खुशियाँ नहीं आई। अरे शांति, तुम चिंता मत करो। हमारी बेटी की किस्मत में जब होगा ना, तो अच्छा लड़का मिल जाएगा और चट मंगनी पट ब्याह भी हो जाएगा। अगर आज तुम अच्छे पैसे कमाने वाले होते तो शायद मेरी बेटी का रिश्ता किसी अच्छे घर में होता। आज शादी हो जाती। जिंदगी भर बस गरीबी ही देखी है। अगर तुम्हें ज्यादा गरीबी लग रही है ना, तो घर में तुम्हारा बेटा उमेश भी तो है। उसे सर पे क्यों चढ़ा के रखती हो? उस कामचोर को बोलो ना बाहर जाके काम करे। सारा दिन घर में पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता। अरे मेरे बेटे के बारे में कुछ गलत मत बोलो। अभी उसकी उम्र खेलने कूदने की है, ना कि मजदूरी करने की। शांति अपने बेटे के पक्ष में अपने पति रमेश से बहस करती है। कुछ देर बाद रमेश के पास उसके बचपन के दोस्त अशोक की बेटी रितिका का फोन आता है। अशोक की तबीयत खराब होने के कारण रमेश अशोक को देखने के लिए गांव जाता है। अशोक, तू चिंता मत कर,
मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं रमेश, अब मैं नहीं बच पाऊंगा। मुझे मेरी बेटी की चिंता लगी हुई है। मेरे जाने के बाद मेरी बेटी रितिका बिल्कुल अकेले रह जाएगी। रितिका की लंबाई की वजह से रिश्ते के लिए कोई हाँ नहीं कर रहा है। पता नहीं मेरे जाने के बाद उसका क्या ही होगा, कैसे शादी होगी उसकी। पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हो? और आपको कुछ नहीं होगा। अंकल जी, पिताजी को समझाइए ना, ये कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी। अशोक, तूने मेरी हर चीज में मदद की है और मैं तुझसे वादा करता हूँ तेरी बेटी की शादी मैं अपने बेटे उमेश से करवाऊंगा और रितिका ही मेरे घर की बहू बनेगी और तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और देखना, शादी के बाद हम दोनों समधी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी दिखाई देंगे। पिताजी, पिताजी आप चुप क्यों हो गए? कुछ बोलिए ना। देखिए ना अंकल, पिताजी को क्या हो गया? कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। डॉक्टर, डॉक्टर देखिए ना, अशोक को क्या हो गया है? ये तो कुछ बोल भी नहीं रहा। कुछ देर बाद डॉक्टर आके बताता है कि अशोक का देहांत हो गया है। अशोक के देहांत के बाद कुछ दिन बाद रमेश रितिका को अपने घर ले आता है और अपने दोस्त अशोक से किए हुए वादे को पूरा करता है। शांति, हम रितिका और उमेश की शादी के बारे में सोच रहे हैं और मैं चाहता हूँ रितिका हमारे घर की बहू बने। शायद हमारा बेटा भी शादी के बाद सुधर जाए और जिम्मेदारी आने पे काम काज करने लग जाए। ये तुम क्या बोल रहे हो? और उमेश इतनी लंबी लड़की से शादी के लिए बिल्कुल नहीं मानेगा। पिताजी, माँ सही बोल रही हैं। उमेश उससे शादी के लिए मना करेगा और वो इतनी लंबी है कि हमारे बीच में अजीब लगेगी। रेनू, तू अपनी जुबान बंद रख। मुझे पता है उमेश मेरी बातों को बिल्कुल नहीं टालेगा। वो मेरे बोलने पे रितिका से शादी करेगा। पापा जी, रितिका की कद देखी है आपने? अरे वो मुझसे बहुत लंबी है और पाँव देखे उसके, बच्चों जैसे हैं। अगर शादी कर ली मैंने उससे तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे। बेटा, अशोक ने मेरी बहुत मदद की थी और तू अपने बाप का मान रखेगा या नहीं? उमेश अपने पिताजी के कहने पर रितिका से शादी कर लेता है। शादी के बाद रितिका पूरा घर संभालती थी। रितिका और उमेश की शादी से रमेश के अलावा कोई खुश नहीं था और रितिका से कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए थे। बहू, तू इतनी लंबी है और दूसरा तेरे पैर बच्चों की तरह छोटे हैं। पता नहीं कौन सी कोख से जन्म लिया है तूने। तू बहुत खुशकिस्मत है जो तेरी शादी मेरे बेटे से हुई है, वरना तुझे देखकर तो कोई दोबारा देखे भी ना। माँ, आप सही बोल रही हो। इसका तो लंबा कद देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई आदमी है और नीचे देखो तो लगता है बच्चा खड़ा है। शांति, थोड़ी तो शर्म करो। रितिका तुम्हारी बहू है, किस्मत उसकी नहीं तुम्हारी खुली है। तुम दोनों माँ बेटी आराम फरमा रही हो, वो सब इस बेचारी के कारण हो रहा है और ये पूरा घर अकेले संभाल रही है। सभी साथ में बैठकर खाना खाते हैं। रेनू और शांति के इतना बोलने के बाद भी रितिका कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी। रितिका रात को कमरे में अपने पिताजी की तस्वीर देखकर याद करके रोती रहती थी। रितिका को देख उमेश उससे कभी नहीं पूछता था और चुपचाप से अपने कमरे में आकर सो जाता था। फिर एक दिन शांति की पड़ोसन रीता आती है। शांति बहन, जब से तेरी बहू आई है तूने तो घर पर आना ही छोड़ दिया। क्या बताऊं रीता बहन, जब से मेरी बहू आई है मुझे तो घर से बाहर निकलने में भी शर्म आती है। कहीं मेरी लंबी बहू की वजह से मेरा मजाक ना बने। मुझे तो बाजार से इसके नाप की चप्पल लाने में भी शर्म आती है। कोई पूछ न ले कि ये बच्चों वाली चप्पल किसके लेकर जा रही हो। और तू बता कैसे आना हुआ तेरा? मैं तो बस आराम से घर में फ्री बैठी थी तो सोचा तुझसे मिल आऊं और तेरी बहू को भी देख लूं। तेरे बेटे की शादी में मैं तो गांव में थी, इसलिए तेरी बहू को देख नहीं पाई। वैसे कहाँ है तेरी बहू? कहीं दिख नहीं रही है। शांति रितिका को आवाज लगाकर बुलाती है और रितिका रसोई में जाकर दोनों के लिए चाय बनाकर लाती है। रीता चाय पीते पीते रितिका के पैर देखती है और खुश होकर शांति से बोलती है, वैसे शांति बहन, तेरी बहू लंबी है पर तेरी बहू तुम्हारे लिए एक लक्ष्मी है और तू बहुत भाग्यशाली है जो तेरे घर में ऐसे छोटे पैरों वाली बहू आई है। शादी को तो हफ्ता भर हो गया पर अभी तक तो कोई भाग्य नहीं खुला। ऊपर से घर में पैसे की इतनी तंगी चल रही है।
बहू, मैं तेरे लिए छोटे नाप की चप्पल ले आई और तू अब से बिना चप्पल के नहीं रहेगी, समझी? वरना कोई और पड़ोसन घर में आएगी, देखेगी तुझे बिना चप्पल के तो मुझे ही बोलेगी। शाम होते ही सारे खाना खाते हैं। तभी शांति के फोन पर रेनू के रिश्ते के लिए फोन आता है और रेनू का रिश्ता पक्का हो जाता है। सभी रेनू की शादी की तैयारी में लग जाते हैं। कुछ दिन बाद रेनू की भी शादी हो जाती है। देखा शांति, हमारी बहू के घर में प्यार पड़ते ही हमारी बेटी रेनू की शादी भी हो गई, वरना काफी समय से लड़के वाले मना करके चले जाते थे और बहू के आने के बाद एक अच्छे लड़के का रिश्ता आया और शादी हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हमारी बेटी की इतनी अच्छी किस्मत थी जो आज मेरी बेटी इतने अच्छे परिवार में गई है। माँ, पापा जी, आज मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आप लोग बहुत खुश हो जाओगे, इतने खुश होगे कि नाचने लगोगे। अब बताएगा भी, हमें खुशी किस बात की? बस अकेला ही खुश होता रहेगा। माँ, मेरी जॉब लग गई, अब मैं रोज ऑफिस जाऊंगा। अरे वाह बेटे, ये तो बहुत खुशी की बात है, तूने तो दिल जीत लिया। बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ जो तेरा भी काम लग गया और रेनू की भी शादी हो गई और मेरी बहू आने के बाद मुझे घर की सारी चिंता बिल्कुल खत्म हो गई। रितिका बहू, मेरी पड़ोसन सही बोलकर गई थी, तू इस घर में लक्ष्मी बनकर आई है। घर में तेरे पैर पड़ने से मेरी बेटी की भी शादी हो गई और मेरे बेटे की नौकरी भी लग गई। मुझे माफ कर देना बहू, जो मैंने तुझे इतना भला बुरा कहा, सबके सामने तेरा मजाक बनाया और तूने कभी पलटकर मुझे जवाब नहीं दिया। तू मेरी बहू नहीं, बेटी है। सबसे बड़ी खुशी की ये बात है कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया और तुमने रितिका को बहू नहीं बेटी माना। शांति अपनी बहू रितिका को गले लगा लेती है। उमेश भी रितिका से माफी मांग लेता है और रितिका से अच्छे से बात करने लगता है। शांति अपनी बहू को रोज बाजार लेकर जाती है। जो भी बाजार में रितिका के लंबे कद का मजाक बनाते थे, शांति उससे लड़ाई करने लग जाती थी। रितिका भी अपने पति उमेश और अपने सास ससुर के साथ बहुत खुश थी।